नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं डॉक्टर जयती मिश्रा। चलिए न्यूज ब्लास्ट में खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की, जहां अब एक और पूर्व मंत्री पर कार्रवाई की तैयारी। दरअसल पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना पर भ्रष्टाचार के आरोप है और ऐसे में एसीबी ने आंजना पर एफआईआर के लिए राज्यपाल से मंजूरी मांगी है। ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों की नियुक्ति में फर्जीवाड़ा और इसी मामले में कई अधिकारियों के खिलाफ सरकार दे चुकी है जांच की मंजूरी। विभागीय स्तर पर जांच में इन अफसरों पर आरोप पाए गए हैं। सही 1100 से अधिक नियुक्तियों में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप पाए गए हैं। लेकिन अब राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद आंजना पर मामला दर्ज होगा। अगर ये मंजूरी मिलती है और उसके बाद में उदयलाल आंजना, जो राजस्थान के पूर्व सहकारिता मंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभाल चुके हैं, उन पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद एक बार ये फिर बड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि जो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए आरोप हैं वो लगातार अब इन दिनों उनसे जुड़े हुए सामने आ रहे हैं। ऐसे में एसीबी के द्वारा आंजना पर एफआईआर के लिए राज्यपाल से मंजूरी मांगी गई है। जो पूरा मामला है, दरअसल वो ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों की नियुक्ति में फर्जीवाड़े से जुड़ा हुआ है और इसी मामले में कई अधिकारियों के खिलाफ सरकार जांच की मंजूरी दे चुकी है। विभागीय स्तर पर जांच में इन अफसरों के जो दोष हैं, जो आरोप है, उन्हें सही भी पाया गया। अब 1100 से अधिक नियुक्तियों में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप से जुड़ा हुआ ये पूरा प्रकरण है। राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद आंजना पर इसको लेकर के मामला दर्ज हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान। कहा, कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, मैं खेती जीने की कोशिश कर रहा हूं। दरअसल बचपन में खेतिहार मजदूरों के लिए काम भी मैंने किया, ऐसा उन्होंने कहा और साथ ही कहा कि वैज्ञानिक फसलों की नई किस्म को विकसित कर रहे हैं। खुद को हमेशा जनता का सेवक मैंने माना, जनता को हमेशा भगवान माना। पार्टी के कहने पर एमएलए का चुनाव मैंने लड़ा। शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री का संकल्प विकसित भारत है। महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ जेपी आंदोलन से वो लगातार जुड़े रहे और तमाम सारी बातें उन्होंने अपने संबोधन के दौरान, अपने बयान के दौरान दी। उन्होंने कहा कि कृषि जो है वो अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और अगर रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है तो यकीनन अर्थव्यवस्था जो कि अब चौथे पायदान पर पहुंची है, वो धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के सहयोग से, सभी के सहयोग से धीरे धीरे और ज्यादा ऊंचाइयों को छुए। क्योंकि खेती को जीने की मैं कोशिश कर रहा हूं, इसलिए जानता हूं कि किस तरह से अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसानी है, खेती है। बचपन में खेतीहर मजदूरों के लिए काम मैंने किया। वैज्ञानिक फसलों की नई किस्म विकसित कर रहे हैं, जिससे उन्नत किस्म की फसलों के बुवाई के बाद में और उनके उत्पादन से कृषकों को भी लाभ मिल पाए। खुद को हमेशा जनता का सेवक मानते हुए उन्होंने कार्य किया, ये भी उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि खुद को माना जनता का सेवक और जनता को हमेशा भगवान के दर्जे पर माना। उन्होंने कहा कि पार्टी के कहने पर मैंने एमएलए का चुनाव लड़ा, लेकिन किसी भी पद पर रहते हुए भारतीय जनता पार्टी का अगर कार्यकर्ता भी हूँ तो भी जनता की सेवा के लिए काम करता रहूं, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो संकल्प है विकसित भारत की अवधारणा, उसे पूरा करने में हम सभी का योगदान आवश्यक है। अजीत पवार को लगा बड़ा झटका। नागालैंड में 7 विधायकों ने छोड़ा पार्टी का साथ। ऐसे में एनसीपी के सभी विधायक सत्तारूढ़ एनडीपीपी में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के नेतृत्व वाली पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल चुका है। एनडीपीपी के विधायकों की संख्या 25 से बढ़कर 32 हो गई है। विधानसभा स्पीकर ने विधायकों की विलय की मंजूरी भी जानकारी से जुड़ी हुई दी। तो एक बार फिर से आपको बता दें, अजीत पवार को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल नागालैंड में 7 विधायकों ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। एनसीपी के ये सभी 7 विधायक दल बदलकर सत्तारूढ़ एनडीपीपी में शामिल हो गए और उसके बाद मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के नेतृत्व वाली पार्टी को पूर्ण बहुमत अब इनके सातों के उनकी पार्टी में शामिल होने के बाद मिल चुका है। एनडीपीपी के विधायकों की संख्या 25 से बढ़कर अब 32 हो गई है, जो पूर्ण बहुमत है। विधानसभा स्पीकर ने विधायकों की विलय की मंजूरी दी, लेकिन साथ ही साथ झटका लगा अजीत पवार को, जिनके 7 विधायक अब दल बदल चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई बड़ी खबर अब आप जान लीजिए। दरअसल जानकार सूत्रों के हवाले से खबर है, चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। ये बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनावों से पहले, क्योंकि चिराग पासवान बिहार की राजनीति में अपने आप में एक बड़ा नाम और अब विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, उसकी उम्मीदवारी दाखिल कर सकते हैं, ऐसी जानकारी। एलजेपी की कार्यकारिणी बैठक में सर्वसम्मति से ये फैसला हुआ है, ऐसी भी सूचना सामने आई। पटना, दानापुर या फिर हाजीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं चिराग पासवान। चुनाव लड़ने पर चिराग पासवान का फैसला अंतिम होगा। हालांकि कार्यकर्ताओं की ओर से और जो आसपास की टीम है, उस तरह की जानकारियां
दे रही है और सूत्र भी जानकारी दे रहे हैं कि एक मीटिंग के जरिए चिराग पासवान, क्योंकि युवा हैं, नेतृत्व करना जानते हैं किस तरह से लोगों को साथ लेकर चलना है। ऐसे में विधानसभा का चुनाव एलजेपी की कार्यकारिणी की बैठक में इसकी सर्वसम्मति से फैसला हो चुका है, ये जानकारी। लेकिन जो पटना, दानापुर या हाजीपुर की सीट से चुनाव लड़ने की बात है, उम्मीदवारी अगर चुनाव लड़ते हैं तो कहां से दाखिल करते हैं और चुनाव लड़ने पर जो अंतिम फैसला होगा वो चिराग पासवान कब तक लेंगे, ये अभी समय लगेगा। बता दें, देश के कई राज्यों की तरह नॉर्थ ईस्ट में बारिश का इन दिनों कहर है। बाढ़ और भूस्खलन की वजह से 2 दिनों में 30 लोगों की मौत हो गई है। अचानक से बारिश, हालांकि कुछ राज्यों में जहां बारिश जल्द ही प्रवेश कर लिया, तो वहीं नॉर्थ ईस्ट में अब बारिश कहर बरपा रही है। बाढ़ और भूस्खलन में 2 दिन में 30 लोगों की मौत हो चुकी है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर में भूस्खलन और बाढ़ से काफी ज्यादा लोग प्रभावित हैं। ऐसे में असम के 12 जिलों में कम से कम 60,000 लोग प्रभावित। असम में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन से 9 लोगों की मौत हो गई है। गुवाहाटी में एक ही दिन में 111 mm बारिश दर्ज की गई और लगातार ये बारिश बढ़ती जा रही है, क्योंकि क्षेत्र के कई हिस्से ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में है। 8 लोगों की मौत हुई है असम में अचानक से जो बाढ़ आई और उसके बाद में भूस्खलन में 9 लोगों की मौत की जानकारी। गुवाहाटी में एक ही दिन में बारिश जहां पर बढ़ती गई और अब बाढ़ का रूप ले चुकी है, लिहाजा वहां पर भी लोगों को जलापदा से परेशानी हो रही है। सरिस्का से बड़ी खबर है, खुशखबरी। बाघिन ST-19 ने दिया है 4 शावकों को जन्म। अलवर बफर रेंज के बरेली बाड़ी क्षेत्र में कैमरा ट्रैप में से अपने शावकों के साथ में दिखाई दी बाघिन, और इससे पहले ST-12 और ST-22 भी 4 शावकों को जन्म दे चुकी है। ऐसे में सरिस्का में अब नए शावकों के दिखने के बाद जो बाघों की संख्या है वो कुल बढ़कर पहुंच गई है 48। फील्ड डायरेक्टर संग्राम सिंह कटियार ने बाघिन और उसके शावकों की मॉनिटरिंग बढ़ाई है। प्रदेश में लगातार बाघों का कुनबा बढ़ता हुआ और सरिस्का से बीच बड़ी खबर, बाघिन ST-19 ने 4 शावकों को जन्म दिया है। अपने कैमरा ट्रैप में अपने 4 शावकों के साथ बाघिन ST-19 नजर भी आई। आपको बता दें कि अलवर बफर रेंज में बरेली बाड़ी क्षेत्र में कैमरा ट्रैप में अपने 4 स्वस्थ शावकों के साथ चहलकदमी करते हुए बाघिन ST-19 नजर आई। इससे पहले बाघिन ST-12 और ST-22 भी 4 शावकों को जन्म दे चुकी है और 4 नए शावकों के दिखने के बाद अब सरिस्का में जो बाघों की कुल संख्या है वो बढ़कर 48 पर पहुंच चुकी है। अमेरिका ने चीन को बताया एशिया का सबसे बड़ा खतरा। अमेरिका के रक्षा सचिव पेट हेग्स्टन ने सलाह दी, एशियाई देशों को अपना डिफेंस बजट बढ़ाने की सलाह दी। कहा कि सुसज्जित सेना व संगठित सेना ही चीन को रोक पाएगी। उन्होंने कहा कि चीन 2027 तक ताइवान पर हमला करने की सैन्य ड्रिल कर रहा है। संप्रभु व स्वतंत्र ताइवान पर किसी भी हमले को अमेरिका मूक दर्शक बनकर नहीं देखेगा। अमेरिका का सुझाव है कि एशिया में भी नाटो जैसा संगठन खड़ा करना चाहिए और अमेरिका के द्वारा एक बार फिर से चीन को खरी खरी सुनाई गई। एशिया के लिए चीन को इनफैक्ट सबसे बड़ा खतरा बताया। अमेरिका के जो रक्षा सचिव हैं, उन्होंने एशियाई देशों को सलाह दी और कहा कि चीन के मंसूबे ठीक नहीं हैं। आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ साल में चीन एक ड्रिल जो अभी कर रहा है वो सीधा संकेत है कि आने वाले समय में वो ताइवान पर अटैक कर सकता है। उन्होंने कहा कि सुसज्जित सेना और संगठित सेना ही चीन के अटैक को, चीन की कोशिशों को रोक पाएगी। चीन 2027 तक ताइवान पर हमला करने की सैन्य ड्रिल कर रहा है। कहा कि संप्रभु और स्वतंत्र ताइवान पर किसी भी हमले को अगर चीन करने की कोशिश करता है तो अमेरिका भी मूक दर्शक बनकर नहीं देखेगा, बल्कि उसका जवाब देगा और ताइवान का साथ देगा। अमेरिका का सुझाव इसी बीच ये भी आया कि एशिया में भी नाटो जैसा संगठन खड़ा करना चाहिए, जो फिर चीन के लिए, जब अमेरिका ये कहता हुआ नजर आता है कि चीन सबसे बड़ा खतरा है, तो नाटो जैसा संगठन सभी को साथ लेकर ऐसे लोगों के साथ में और खासतौर पर ऐसे देशों के साथ, ऐसे राष्ट्रों के साथ में जिनके मंसूबे ठीक नहीं हैं, उनके साथ में किस तरह से डील करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। चलिए बात करते हैं IPL 2025 की। तो आज मिलेगा IPL को दूसरा फाइनलिस्ट। जी हाँ, पंजाब और मुंबई के बीच दूसरा क्वालिफायर है आज। विजेता टीम की 3 जून को RCB के खिलाफ खिताबी भिड़ंत होगी। पंजाब के लिए 5 बार की चैंपियन मुंबई रहेगी कड़ी चुनौती।
तो वहीं पंजाब की जो नजरें हैं 2014 के बाद पहली बार फाइनल पर पहुंचने पर है और इसके लिए दोनों ही टीमों के द्वारा अपने अपने रिकॉर्ड्स को तोड़ने के लिए जी जान से मेहनत की जाएगी। 2020 के बाद पहली बार फाइनल खेलने पर मुंबई की नजरें टिकी हुई है। हालांकि दोनों ही टीम आक्रामक मोड में नजर आ रही है। दोनों टीमों के बल्लेबाज और गेंदबाज तूफानी फॉर्म में दिनों है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 7:30 बजे से ये कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा।